नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर, अर्थात मैं कहूँ शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आपका प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर है उससे संबंधित मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये सन 2024 का है। इससे पूर्व मैंने आपके शिक्षण अधिगम के बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए थे। वहाँ से लगभग आपके 15 नंबर का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। कितने? 15 नंबर का आपका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और बाकी का जो शेष है मैं बता दूं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास और शिक्षण अधिगम और सामाजिक विज्ञान यह है आपके 50-50 नंबर के आते हैं और शेष आपके 25-25 नंबर के, ठीक है। 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 में से आपके 3 सब्जेक्ट 50-50 वाले और शेष आपके 25-25 में से, जिसमें से 50 वाले में से आपको लगभग 25 नंबर तो हर हालत में पास के लिए चाहिए और 25 में से 12, अर्थात मैं कह सकता हूँ 50% तो लाना आपको अति आवश्यक ही होगा। यदि आप नहीं लाओगे तो आपका सेमेस्टर बैक लग जाएगी और यदि 2 से अधिक आपकी बैक लगती है तो आपका सेमेस्टर बैक होने की संभावना भी होती है, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। कैसा? लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। पहले तो मेरे सभी भाई बंधुओं को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही भैया दूज और गोवर्धन पूजा की भी शुभकामनाएं, ठीक है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह आपने दिवाली मनाई होगी, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या होता है आपका, सूक्ष्म शिक्षक के सोपान क्या है। यह है आपका सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है और यह है आपका सी-टेट से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, किसमें? सी-टेट में भी। और साथ ही साथ मैं बता दूं ये आपका यूपी टेट से भी संबंधित प्रश्न मिलता है, ठीक है। देखिएगा सूक्ष्म शिक्षण यानी कि हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण करते हैं लेकिन सूक्ष्म यानी कि कम समय वाला। तो सूक्ष्म शिक्षण सोपान का उद्देश्य नियमित शिक्षण प्रक्रिया की जटिलता को आसान बनाना है, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया था आपका प्रीवियस ईयर में से आपका पूछा हुआ है, तो शेष आपका ये बता दूँ ये 2024 में पूछा हुआ है। तो इसके लगभग आपके 6 सोपान होते हैं, यानी कि 6 स्टेप्स होते हैं। पहला है आपका, मैं बता दूं कि टोटल ओवर ये आपके लगभग 36 मिनट का होता है। कितना? 36 मिनट का, यानी कि पीरियड जो होता है लगभग 36 मिनट का जो सोपान होता है सूक्ष्म शिक्षण, जिसमें आपका पहला होता है पाठ योजना निर्माण, यानी कि जब जो टीचर क्लास में प्रारंभ जाएगा उससे पढ़ाने के लिए कौन सा पाठ पढ़ाएगा उसकी योजना का निर्माण करना, लगभग 6 मिनट में क्लास में, ठीक है। सेकंड, कक्षा शिक्षण, फिर करता है कक्षा शिक्षण यानी कच्चे बच्चे को पढ़ाने से संबंधित 6 मिनट का। फिर वह जो पढ़ाएगा उसका तो बच्चों से प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक वो क्या प्राप्त होता है वो आपका नेक्स्ट 6 मिनट में। कितना? नेक्स्ट 6 मिनट में। यदि बच्चे को समझ में नहीं आता फिर वो तुरंत आपका पुनः पाठ योजना करता है लगभग 6 मिनट के अंतराल में। फिर पुनः शिक्षण करता है और पुनः प्रतिपुष्टि करता है लगभग 6 मिनट की। टोटल ओवर में बता दूं 6 मिनट और 6 ही हैं आपके स्टेप्स, तो लगभग 36 मिनट लगते हैं। यह आप ध्यान करें। यह इसकी अवधि भी पूछी गई है प्रीवियस ईयर पेपर से भी पहले कि सूक्ष्म शिक्षण की सोपानों की जो अवधि है यानी कि पढ़ाने का जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें लगभग जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना है? 36 मिनट है। तो पहला क्या है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। पहला पाठ योजना 6 मिनट का, फिर उसके बाद कच्चा शिक्षण 6 मिनट का, फिर आपका प्रतिपुष्टि, फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि पुनः पाठ योजना 6 मिनट की, फिर पुनः शिक्षण और फिर पुनः शिक्षण के बाद फिर पुनः प्रतिपुष्टि। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे 6 मिनट 6 मिनट 6 मिनट 6 और 6 मिनट के हो जाते हैं। तो टोटल ओवर आपके 36 मिनट के आपको ये देखने का अंतराल मिलेगा, ठीक है। इसमें हमारे सोपान ही पूछे तो हम सोपान से ही संबंधित इसमें आपका उत्तर देंगे, अन्य बातें नहीं बताएंगे ताकि हमें उचित ही नंबर मिले जितने का पूछा हुआ, 2 नंबर का 1 नंबर का। हालांकि लघुत्तरीय प्रश्न है आपका ये। नेक्स्ट आता है आपका, ये भी सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैं बता दूं इस वीडियो में लगभग मैं आपके समझ कम से कम 10 प्रश्न लेके आऊँगा क्योंकि ये आपके लघुत्तरीय हैं और 10 में से ही मैं बता दूं कि लगभग आपके जो पेपर में पूछेगा लगभग 8 से 9-10 नंबर का पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका लघुत्तरीय पूछे, अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें से देखने को आपको अवश्य मिलेंगे।
देखिएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, यह भी आपका सन 2024 में पूछी जाने गया है। तो श्रव्य का मतलब क्या होता है आपका, सुनना। एक यदि हम देखें इसका मतलब होता है सुनना। दृश्य का मतलब देखना, यानी कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसे हम कहते हैं दृश्य। तो श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना, यानी कि सुनना और देखना सामग्री कैसी होनी चाहिए, इसमें यही पूछा है, अन्य चीज नहीं। यानी कि जो हम कानों से सुनते हैं और आंखों से देखते हैं, वो हमारे अंदर जो सक्रिया हैं, क्रिया हैं, प्रतिक्रिया है, वो किस तरीके से हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे कि मैं कह सकता हूँ हमारा क्या है, टीवी। टीवी क्या है, इसको सुनते भी हैं और देखते भी हैं। या जैसे कि वीडियो, दूरदर्शन, या साथ ही मैं बता दूँ कोई भी चलचित्र जो वीडियो होता है उसे भी, ये सारी श्रव्य और दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। देखिएगा इसमें प्रश्न में क्या कहता है, यह वह सामग्री है जो देखने तथा सुनने दोनों में प्रयुक्त होती है। तो सेम मैंने आपको यही बताया है, देखो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन इसमें आपका थ्योरेटिकल है, हमें लिखना कैसा है। देखो मैं अभी भी कहूँगा जितना आप समझोगे उतना बेटर है, इसमें रट्टा मारने की कोई कोशिश मत करना, जितना समझो उतना। श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना। तो वह सामग्री इसमें आपका हम सुनने और देखने वाली प्रयुक्त होती हैं, उसे हम सुनना और देखना कहते हैं। यह विषय को समझने के लिए दोनों ज्ञानेंद्रियों, जैसे दोनों हमारी ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है, 5, जिसमें से 2 ज्ञानेंद्रियाँ, पहली आँख एवं कान को सक्रिय करती है। क्या करती है, एक्टिव करती है। अतः यह ऐसी होनी चाहिए कि दोनों ज्ञानेंद्रिय सक्रिय हों। बिल्कुल बात सही है, सुनने और देखने में हमारी जो दोनों आँख और कान है एकदम एक्टिव रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, साथ ही छात्रों का ध्यान अधिगम पर केंद्रित कराकर बहुसंवेदन सीखने के अनुभव को आसान बनाएं। बिल्कुल बात सही है। छात्रों को पाठ को सीधे समझने योग्य बनाएं। वीडियो, तो इसमें सामग्री आएगी, पहले वीडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, टीवी, मल्टीमीडिया आदि श्रव्य दृश्य सामग्री के कुछ उदाहरण है। सेम वही है जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, यह भी सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया क्या, बताइए। यह प्रशासन विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। ये कार्यक्रम पाठों के रूप में शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। यही बात सही है। डीडी ज्ञानदर्शन केंद्र के स्वामित्व वाला एक टेलीविजन चैनल है। बिल्कुल बात सही है, जो इग्नू द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। ये शैक्षिक कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा से स्नातकोत्तर कक्षा तक लिए जाते हैं। तो यही हमारा शैक्षिक दूरदर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4, निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिएगा। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यह भी सन 2024 से पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि निदान का मतलब होता है कमियों का पता लगाना। हमें पहले ये देखना है कि निदान का मतलब क्या होता है, कमियों का पता लगाना, ये होता है निदान का मतलब। लेकिन मैं बात करूं कि उपचारात्मक शिक्षण का क्या होता है, उपचारात्मक का, तो इसका मतलब होता है कमियों को दूर करना। क्या, कमियों को दूर करना, अर्थात कह सकता हूं सुधार करना, यानी कि उसका उपचार करना। तो ये चीज़ पूछी गई है। निदान का मतलब कमियों का पता लगाना और उपचारात्मक शिक्षण का मतलब उसमें उपचार करना अर्थात सुधार करना, कमियों को दूर करना। ठीक है, इसमें आपके प्रमुख साधन पूछे हुए हैं। यह भी सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया था, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। बिल्कुल बात सही है, वहीं से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं लघु उत्तरीय वाले। देखिएगा, निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधन निम्न प्रकार हैं। बिल्कुल बात सही है। पहला है, जिन छात्रों को परेशानी है उसकी पहचान करना। बिल्कुल बात सही है। सेकंड है, यानी कि जिन छात्रों को परेशानी है उनकी हमें पहचान ही करना क्या कहलाता है, निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। सेकंड, त्रुटियों तथा अधिगम की कठिनाइयों या कमियों को पता लगाना। बिल्कुल बात सही है, यानी कि जो उसमें सीखने में संबंधित जो कमियां हैं या
जो वो गलती कर रहा है उसको पता लगाना। सेकंड के बाद थर्ड है धीमी गति से अधिगम करने के कारणों की खोज करना, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से अधिगम की कठिनाइयों को दूर करना, यह आपका निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। अर्थात चारों ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि चारों इसके साधन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, जैसे मैंने बताया था आपका, और सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लिख सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख सकते हो आपका सन 2024 में और 2023 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। संभावना है 2025 में भी ये पूछ लिया जाए, लेकिन इसका पूछने का तरीका आपका अलग अलग भी हो सकता है। जैसा कि आपका क्वेश्चन में देख सकते हो प्रश्न नंबर 5 अथवा लगा के 2 बार पूछ लिया गया है, तो इस तरीके का पूछने का तरीका इसका अलग हो सकता है। 2025 में इस बार भी पूछ सकता है। देखिएगा, किसी एक शिक्षण प्रविधि को विस्तार से समझाइए। किसी एक शिक्षण प्रविधि को विस्तार से समझाइए, तो शिक्षण में व्याख्यान विधि को समझाइए, अथवा लगा दिया। बात वही है, या तो शिक्षण में व्याख्यान विधि को समझाएं या किसी एक प्रविधि को विस्तार से समझाइए। फिर इसने अथवा लगा दिया है 2023 वाले में। व्याख्यान प्रविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, वही बात है। देखो, व्याख्यान प्रविधि को समझाइए। नेक्स्ट बोले व्याख्यान प्रविधि का उद्देश्य क्या है, यह है विधि किस स्तर की कक्षाओं में उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, हालांकि सिंपल कहूँ, पहले वाले ऑप्शन में बोला है किसी एक शिक्षण प्रविधि को विस्तार से समझाइए, लेकिन अन्य 2 अथवा में व्याख्यान विधि से संबंधित बातें पूछी है और उसके स्तर पूछे हैं, किस कक्षा में उपयुक्त मानी जाती है। देखिएगा इसका प्रश्न, व्याख्यान प्रविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसे प्रभुत्ववादी शिक्षण माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसा प्रभुत्ववादी। निर्देशन की सबसे पुरानी विधि व्याख्यान विधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लाइन को आप लिख लें। निर्देशन की सबसे पुरानी विधि व्याख्यान विधि है। व्याख्यान का रूप कॉलेजों में काफ़ी विस्तृत रूप से दिखाई देता है। कहाँ, कॉलेजों में, अर्थात ये प्राथमिक में इतना नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट, उच्च कक्षाओं में सभी छात्र केवल विषय के सीमित ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होते हैं। उनके लिए केवल व्याख्यान देना ही पर्याप्त नहीं है, व्याख्यान देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दृश्य श्रव्य अर्थात देखना और सुनना सामग्री का प्रयोग करना भी आवश्यक होता है। व्याख्यान से आशय है शिक्षक द्वारा किसी विषय का विश्लेषण करना, यानी शिक्षक द्वारा जो भी विषय का हमारा जो समझाया गया है उसका विश्लेषण करना, अर्थात एनालिसिस करना, कि इस तरीके से, यानी कि सिंपल कहूँ से खंड खंड छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को समझाना। इसने बोला है अर्थात विषय वस्तु को या का गहराई से विश्लेषण करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना। तो वही बात है, बताया था मैंने में। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षा शास्त्री व्याख्यान विधि को परंपरागत या एक मार्गीय तथा वैज्ञानिकता से दूर मानते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका को सर्वोपरि माना जाता है। यह तो हो गया हमारा प्रविधि का मुख्य उद्देश्य, लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है, देखिएगा। व्याख्यान विधि की उपयोगिता, व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोग मानी जाती है। कहाँ, उच्च कक्षाओं के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं प्री प्राइमरी और प्राइमरी के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, और महत्वपूर्ण है ही नहीं, लेकिन उसके लिए उच्च कक्षाओं में आपका व्याख्यान विधि के साथ साथ आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग अति आवश्यक है। लेकिन छोटी कक्षाओं में तो जितना हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं उतना बच्चा अच्छा सीखता है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। अभी ऊपर निदान पूछा था, अब पूछ लिया है उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। निदान का मतलब होता है कमियों को पता लगाना, उपचार का मतलब कमियों को दूर करना। एक का मतलब पता और एक का मतलब दूर करना। यह भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इस शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को बताइए, अथवा लगा दिया है इसको। पूछने का तरीका इसका अलग है। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, उपचार शिक्षण की प्रमुख विधियाँ बताइए। बात वही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। उत्तर में दिया है उपचार शिक्षण ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। इस शिक्षण के अंतर्गत पालकों की कठिनाइयों को जानकर तथा समझकर उनका निवारण करते हैं, यानी कि इनको जानकर और समझकर ही उनका कमियों का दूर करते हैं। नेक्स्ट, उपचार शिक्षण केवल छोटे बच्चे हेतु है। कहते हैं छोटे बच्चे हेतु हैं। उपचार शिक्षण के अंतर्गत
केवल भाषा एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। भाषा और गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है। छात्रों की कठिनाइयों सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के द्वारा ही जांचा जा सकता है। यानी कि यह आपकी साल में एक बार या 6 महीने में या वार्षिक परीक्षा के द्वारा ही ये जांचा जा सकता है विद्यालय में। इसमें आपके योकम व सिम्पसन के अनुसार एक परिभाषा दी गई है, वह देखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्रों को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सरलता प्रदान करे। किसमें? जो छात्रों को अपनी कुशलता या जो भी उसके विचार हैं और जो उसकी त्रुटि यानी गलतियां हैं उनको दूर करने में सरलता या सुगमता प्रदान करे, वही आपका उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसने बोला है उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियाँ क्या है। उसके अंतर्गत आपकी विधियाँ भी पूछी थी। इसमें कहता है बच्चों की समस्या को जानकर उनका निराकरण करने हेतु निम्न उपाय किए जाते हैं। देखिएगा उपाय कौन से हैं। पहली विधि है व्यक्तिगत शिक्षण विधि, यानी कि एक पर्टिकुलर बच्चे को, यानी कि क्लास में यदि 30 बच्चे हैं तो एक एक बच्चे को स्पेशली सिखाना, वो उसको हम कह सकते हैं, या उसका सुधार करना एक एक बच्चे का। यानी कि 30 बच्चों में से यदि आप एक एक बच्चे को सिखाते हो या एक एक बच्चे की कमी दूर करते हो तो वो होती है हमारी व्यक्तिगत शिक्षण विधि। या इस तरीके से मैं कह सकता हूँ 30 बच्चों में से कोई बच्चे को टीचर ट्यूशन पढ़ाता है तो एक को तो पढ़ाएगा, 30 को तो पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, मतलब होम ट्यूशन एक के घर पे जाएगा फिर दूसरे घर पे, तो ये पर्टिकुलर हो गया। नेक्स्ट सामूहिक शिक्षण, यानी ग्रुप में, यानी कि एक साथ कमियों को दूर करना या सिखाना। नेक्स्ट साधारण अभ्यास कार्य, अर्थात इसको मौखिक और लिखित के अंतर्गत भी आ सकता है साधारण। नेक्स्ट विशिष्ट अभ्यास कार्य, ये भी लिखित और मौखिक है। और नेक्स्ट पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य, यानी कि उसकी रिपीटेशन और उसमें घर पे कार्य दे दें तो उसमें सुधार किया जा सकता है उपचारात्मक शिक्षण की विधि के अंतर्गत। यानी कि यदि हमें सुधार करना है तो उसकी पुनरावृत्ति बार बार रिपीट कराएं तो उसमें सुधार की संभावना बढ़ जाएगी, या गृह कार्य उसको दे दें तो संभावना बढ़ना अति आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, छात्र सहभागिता कौशल से आप क्या समझते हैं। कक्षा में छात्र सहभागिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिएगा। यह भी सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ से लगभग आपको 10 नंबर का 100% पूछा जाएगा। 10 नंबर, कम से कम 50 में से 10 नंबर का 100% इस वीडियो से पूछा जाएगा। इससे पूर्व मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न की वीडियो करा दी है, शिक्षण अधिगम की, और बाल विकास से भी संबंधित मैंने आपका पूरा मॉडल करा दिया है राजन का। उसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। देखिएगा छात्र सहभागिता कौशल से अभिप्राय है जब छात्र सीखने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ते हैं। किससे? मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। कक्षा में छात्रों की सहभागिता बढ़ाने से कई लाभ होते हैं। इन कौशलों से हमें क्या प्राप्त होता है, देखिएगा। पहला है छात्रों का शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है, बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट, छात्रों में सामाजिक भावनात्मक कल्याण की सकारात्मक भावना विकसित होती है, बिल्कुल बात सही है। फिर है थर्ड, सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा मिलता है। फिर छात्रों के परिणामों में सुधार होता है। अतः छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये कौशल अपनाए जाते हैं। किसके? भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनाए जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर आते हैं साथियों और शिक्षकों के साथ विचारों और अनुभवों को साझा करना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है समूह में सार्थक बातचीत के द्वारा सीखना। यानी कि हम समूह में एक सार्थक बात, एक होता है सार्थक, एक निरर्थक। सार्थक का मीन्स होता है अर्थ निकले किसी का, उसका कोई स्पष्ट अर्थ हो। निरर्थक यानी कोई इसका अर्थहीन हो। नेक्स्ट, किसी भी मुद्दे को अलग अलग कोणों से देखना, बिल्कुल बात सही है। फोर्थ पॉइंट है सोच का लोकतांत्रिक तरीका अपनाना और सहिष्णुता की भावना विकसित करना। ठीक है। नेक्स्ट कहता है सहभागिता के द्वारा सीखना सार्थक अधिगम के लिए एक प्रभावी तरीका माना जाता है। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, देखिएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में किन तत्वों का होना आवश्यक है, संक्षेप में बताइए। तो संक्षेप में पूछा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं पूछा। यह भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग। अब संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन। क्या? कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वार्तालाप। क्या? वार्तालाप, अर्थात सिंपल कह सकते हैं बातचीत। कम्युनिकेशन शब्द कम्युनिस्ट शब्द से बना है, इसका हिंदी रूपांतरण हम कह सकते हैं वार्तालाप है, ठीक है, या कम्युनिस्ट शब्द के हिंदी रूपांतर से बना है। संप्रेषण का हिंदी रूपांतर कम्युनिकेशन शब्द है जिसका अर्थ वार्तालाप, और यह है आपका कम्युनिस्ट शब्द से बना है। संप्रेषण यानी कि जहाँ व्यक्ति कम से कम दो व्यक्ति आपस में यदि बातचीत करते हैं, सपोज डैट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन, वार्तालाप। तो यही आपका कम्युनिकेशन है। इसमें लगभग 3 लोग होने अति आवश्यक हैं। एक जो बोल रहा है वो हो प्रेषक, एक माध्यम, या कह सकते हैं प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता, ये तो अति आवश्यक ही होते हैं। देखिएगा, इसमें संप्रेषण की प्रक्रिया में इन तत्वों का होना आवश्यक है। एक प्रेषक, ठीक है, एक संदेश जो हम संदेश देना चाह रहे हैं, एक प्राप्तकर्ता जो प्राप्त कर रहा है, एक माध्यम अर्थात वाहक, एक प्रतिपुष्टि जिससे हमें फीडबैक प्राप्त हो। कम्युनिकेशन यदि हम बात करते हैं, किसी से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने खाना खा लिया, तो ये हम हो गए प्रेषक। दूसरा, खाना खा लिया, संदेश। उसके बाद जो व्यक्ति सामने वाला है उसके बीच में जो माध्यम जा रहा है, जिससे जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो माध्यम। उसके बाद जो उसने बातें प्राप्त करी हैं वो सुनी है, उसे कहते हैं प्राप्तकर्ता। उसके बाद जो हमें वो उत्तर प्राप्त करता है उसे कहते हैं प्रतिपुष्टि, अर्थात फीडबैक प्राप्त होगा। यही आपका कम्युनिकेशन के अंतर्गत यह कुछ एलिमेंट अर्थात तत्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है संप्रेषण की प्रक्रिया में एक पक्ष संदेश भेजता है। बात सही है, दो वही बात है जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, बस ये यहाँ आपका थ्योरेटिकल है, जिस तरीके से आपको लिखना है, जितना आप समझने पर गौर करोगे उतना बेटर रहेगा। और दूसरा पक्ष संदेश पाता है, वही बात है मैंने बताया था। संदेश भेजने वाला प्रेषक और संदेश पाने वाला यानी कि जिसने खाना खाया वो सुन रहा है उसे कहते हैं प्राप्तकर्ता कहते हैं। संदेश भेजने के लिए प्रेषक मौखिक या लिखित या ग्राफिक संकेत या प्रतीकों का इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज डैट वो आपका ओरली भी पूछ सकता है, मौखिक या लिखित रूप से, या सिंबलिक भी पूछ सकता है। संदेश को प्रतीकों की श्रृंखला में व्यक्त करने के लिए संदेश की एनकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से देखिएगा, संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश को भेजने और समझने की सहजता होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश का स्वभाव बदलता है। संप्रेषण के कई प्रकार होते हैं जैसे देखिएगा, जैसे कि मौखिक संप्रेषण, कॉमन लिखित संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण, ठीक है, मौखिक, लिखित और औपचारिक। प्रभावी संप्रेषण के लिए इन बातों पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहला है संदेश स्पष्ट होना चाहिए। कैसा? स्पष्ट और सार्थक। नेक्स्ट, सरल और सही शब्दों में इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। थर्ड ऑप्शन कहता है सामान्य और अवसर के मुताबिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये आपके संप्रेषण की कुछ आपकी बातों पर ध्यान रखनी अति आवश्यक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना सर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में बरती जाने वाली सावधानियों को स्पष्ट कीजिएगा। यह भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, अथवा लगा के पूछा हुआ है इसने। उत्तम शिक्षण, एक हो गया शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव। नेक्स्ट कहता है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, कॉमन निर्माण, प्रयोग एवं रखरखाव संबंधित सावधानियों को उल्लेख कीजिएगा। यह आपका सन 2024 में फर्स्ट सेमेस्टर वाले में पूछा जा सकता है, इसलिए काफ़ी आप इसे अच्छी तरह देखें। फिर इसने अथवा लगा दिया, फिर कहता है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं का वर्णन कीजिएगा। किसका? कैरेक्टरिस्टिक्स का। देखते हैं, चलो उत्तर देखिएगा इसका क्या कहता है। सारी चीज़ें इस प्रश्न में यहाँ से आपके अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं। उत्तर में कहता है उत्तम शिक्षण की अधिगम सामग्री की विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री बिना लागत की होती है। किसके? बिना लागत की होती है। सेकंड कहता है उत्तम शिक्षण सामग्री अल्प लागत की होती है। बात वही है, बिना लागत की, कुछ भी लागत नहीं लगे, और अल्प यानी कि कम लागत भी हो सकती है। नेक्स्ट, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों हेतु हानि रहित होती है, यानी कि हानि नहीं पहुंचाती। हानि रहित बोला है, ना कि सहित। उसके बाद कहता है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री बहुउद्देशीय होती है। बात सही है, अर्थात एक शिक्षण अधिगम सामग्री को एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है, चारों पॉइंट आपके एकदम सटीक है। उसके बाद निर्माण में कहता है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए शिक्षकों को चाहिए कि
लागत कम अथवा लगे ही नहीं। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ऐसे रसायनों का प्रयोग ना करें जो बच्चों एवं शिक्षकों के हेतु हानिकारक हो। यह आपका निर्माण है। उसके बाद रख रखाव संबंधित सावधानियाँ क्या होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्रियों के निर्माण के बाद उसका रख रखाव आवश्यक होता है। रख रखाव के लिए संबंधित सावधानियाँ इस प्रकार हैं। पहला, TLM को नमी वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। यदि हम TLM को नमी यानी कि जहाँ आपका थोड़ा पानी है, थोड़ा सा नमी है, शीतल सा है, वहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से वो सील जाएगा और ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट, TLM को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, अर्थात जो भी आपका TLM होता है, सामग्री पठित सहपाठी वाली, जिससे उन पर धूल ना जमने पाए। थर्ड है, TLM को दीमकों से बचा कर रखना चाहिए। आप मुझे कमेंट करता हो कि TLM की आखिर फुल फॉर्म क्या है। आप सभी लोग TLM की मुझे फुल फॉर्म बताओ आखिर क्या होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यह भी सन 2024 से पूछा हुआ प्रश्न है। ये सारे ही आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, ठीक है, लघुत्तरीय वाले। देखिएगा, शिक्षण सिद्धांतों के कुछ प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षकों के लिए होना चाहिए ताकि वे शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रक्रियाओं में वंचित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट, शिक्षण एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही भाग लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण के सूत्र या सिद्धांत शिक्षकों को निर्णय लेने और शिक्षण प्रक्रिया को अंजाम देने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद शिक्षण के सूत्र या सिद्धांत शिक्षकों को निर्णय और शिक्षण प्रक्रिया को अंजाम देने में सहायता करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में वंचित परिवर्तन लाना होता है। कैसा? वंचित। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, शिक्षण तभी सफल होता है जब छात्र सीखे गए विषयों के आधार पर अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कैसा? सकारात्मक, ना कि नकारात्मक। सिक्स पॉइंट कहता है, शिक्षण में सरल से जटिल। कैसा? सरल। पहले हम किसी व्यक्ति को यदि सिखाएंगे सरल ही सिखाते हैं, उसके बाद वो कठिनाई की ओर बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग में यदि हम उसे जटिल सिखा देंगे तो वो किसी कार्य को छोड़ देगा, कि और बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण विधि की ओर क्रम में बालकों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, रुचियों, जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। उसके बाद कहता है, शिक्षण से जुड़े कुछ और सिद्धांत निम्नवत हैं। पहला, प्रयास ऑथोरिटी का सिद्धांत। दूसरा, क्रिया प्रसूत अनुकूल का सिद्धांत। उसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यह आपका लाइन है लास्ट वाली, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। पहला, प्रयास ऑथोरिटी का सिद्धांत किसने दिया था? थार्डनायक महोदय ने। किसने? थार्डनायक महोदय ने दिया था। उसके बाद क्रिया प्रसूत वाला किसने दिया था? आपका स्किनर महोदय ने। और लास्ट आपका शास्त्रीय आंदोलन पेवलॉव महोदय ने। किसने? पेवलॉव मोहन दिया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे आप कमेंट करके बताओ कि थार्डनायक ने किस पे प्रयोग किया था। यदि कुत्ते पे प्रयोग पेवलॉव ने किया था तो थार्डनायक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था अपना, यह आप मुझे कमेंट करके अति अवश्य बताएं, ठीक है। यहाँ आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 10 प्रश्न में से लगभग आपका 10 नंबर का 100% आपको 100% 2025 वाले पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको लक्ष्य तो करना ही है कि 25 नंबर लाने हैं 50 में से पास होने के लिए, ये बात तो करेक्ट है। लेकिन आप संभवतः आप 40+ तो नंबर का टारगेट करोगे, तब जाके आपके इतने नंबर आएंगे, ठीक है। आपके बहुविकल्प प्रश्न की मैंने आपकी वीडियो बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप इसे कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और साथ ही आप लाइक करना ना भूलें। यदि कोई बच्चा BTC की तैयारी कर रहा है उसे शेयर अवश्य कर दें। और साथ ही आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।